Hello students, welcome back in HOT 221 Production Technology for Fruits and Plantation Crops Lecture 22 Bale. In this lecture I will cover important points: soil, climate, important varieties, propagation, planting, manure and fertilizer, training, pruning, irrigation, interculture operations, harvesting, insect pest and disease ऑफ बेल। लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। बेल, जो बेल है इसे अपने अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग नाम से जाना जाता है। बेल, इसको हिंदी में बेल बोल देते हैं, ठीक है, बील भी बोल देते हैं और बिलवा भी बोल देते हैं और बिलवा पत्तर, जहाँ बेल पत्तर भी कह देते हैं, ठीक है। और कई बार जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनके हिसाब से भी इनका, ये कह लो कि उनमें कई बार इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। मतलब उसमें पूछ लेता है कि इसको बेल को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको बंगाल क्वींस, इंडियन क्वींस या फिर गोल्डन एप्पल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कई कई बुक्स के अंदर इसको वुड एप्पल भी लिखा हुआ मिल जाएगा, पर वुड एप्पल अलग चीज़ होती है। वुड एप्पल होता है इसको शायद लेमोनिया फेरोनिया करके एक स्पीसीज़ है और ये ज़्यादातर साउथ के राजस्थान में भी कई बार देखने को मिल जाती है और खट्टा होता है खाने में फल। लोग चटनी बनाते हैं वहाँ के, ठीक है। फाइबर से रिच होता है, शायद कैंथा मुझे लगता है उसको कहते हैं। और वो भी वैसे रुटेसी फैमिली का ही होता है, वो थोड़ा सा अलग होता है, दिखने में सेम ही होता है, फल थोड़ा छोटा होता है इससे। तो जो बेल है इसे गोल्डन एप्पल कहते हैं, वो इसका कलर ऊपर से गोल्डन कलर का हो जाता है और मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी बहुत ज़्यादा रखता है इसलिए। बॉटनिकल नेम है एगल मार्मिलोस, जो इसका वानस्पतिक नाम है एजल मार्मिलोस है। फैमिली इसकी रूटेसी है, वही सिट्रस की फैमिली सेम, ठीक है, जिसमें नींबू, संतरा, आपका मौसमी, ये सारे फल आ जाते हैं, सेम फैमिली के हैं। क्रोमोसोम नंबर 2 एंड 18 होते हैं, जो इसके गुणसूत्र संख्या है, डिप्लॉयड गुणसूत्र संख्या 18। ज़्यादातर जो सिट्रस की फैमिली के अंदर आते हैं उनके 18 ही रहते हैं गुणसूत्र संख्या। ओरिजिन, इसकी जो उत्पत्ति है वो इंडिया है, भारत की उत्पत्ति है। फ्रूट टाइप इसका एम्फीसारिका होता है, कई बार पूछा जाता है, याद रखना। फल का प्रकार एम्फीसारिका टाइप का होता है, ठीक है। एडिबल पार्ट अपने इसमें सुकुलेंट प्लेसेंटा खाते हैं, अपने इसका जो खाने वाला भाग है सुकुलेंट प्लेसेंटा खाते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो कई बार कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स: रॉ और हाफ राइप फ्रूट्स कंटेन 31.3% टू 31.3% टू 31.8% कार्बोहाइड्रेट, 1.8% प्रोटीन एंड 2.9% फाइबर। जो इसके कच्चे और अध पके फल होते हैं उनके अंदर 31.3% से लेकर 31.8% तक को इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होती है। और 1.8% इसमें, यानी कि 1.8% इसमें प्रोटीन पाया जाता है और 2.9% इसमें फाइबर होता है, रेशे होती हैं, ठीक है। बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, जो विटामिन B2 है या विटामिन बी है उसका अच्छा सोर्स होता है, राइबोफ्लेविन इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। मार्मेलोसिन, द एक्टिव इंटीग्रेडिएंट प्रेजेंट इन बील एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बार्क। इसमें एक इंटीग्रेडिएंट प्रेजेंट होता है जिसको इसकी मेडिसिनल वैल्यू है, जिसके कारण मार्मेलोसिन पाया जाता है, ठीक है। जो इसकी छाल से कह लो, जहाँ बार्क से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है, जिसको प्राप्त किया जाता है, ये कह लो, उससे इसको अलग किया जाता है मार्मेलोसिन। लीव्स आर यूज्ड फॉर ऑफरिंग टू लॉर्ड शिवा, जो इसकी पत्तियां हैं उसको भगवान जो शिव है उसको चढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब भगवान के चढ़ावे के रूप में इसके बिल्वा पत्तर जो रहते हैं ना, पत्ते रहते हैं, उनको चढ़ाया जाता है भगवान शिव को। इट इज़ ए सेक्रेड ट्री ऑफ हिंदूज, जो ये एक हिंदुओं का एक पवित्र वृक्ष है। राइप ग्रीन फ्रूट्स आर आइडियल फॉर हार्वेस्टिंग, राइप पके हुए और हरे रंग के जो फल होते हैं वो तुड़ाई के लिए आइडियल होते हैं। मतलब ऐसे फलों को तोड़ा जाता है जब वो पक जाते हैं और हरे रंग के होते हैं अभी। इट कैन टोलरेंट सोडिसिटी अप टू 30 ESP एंड सेलिनिटी अप टू 9 EC। और ये जो सोडिसिटी होती है, मतलब ये कह लो कि जो ज़मीन जिसमें सोडिसिटी
सोडियम ज़्यादा मात्रा में होता है, वो 30 ESP तक को सहन कर सकता है, और सैलिनिटी जिसको अपने लवणता कह देते हैं उसको ये 9 EC तक इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी तक सहन कर सकता है। राइप फ्रूट्स आर यूज टू मेक बिवरेजेस, जो पके हुए फल होते हैं उनका उपयोग पेय पदार्थ बनाने के लिए किया जाता है, जैसे इसका जूस बनाया जाता है एक तरीके से, ठीक है, जो पेट से संबंधित जो भी बीमारियां होती हैं उनके लिए लाभदायक होता है। राइप ग्रीन और अनराइप फ्रूट्स आर बेस्ट सूटेड फॉर मेकिंग प्रिजर्व, जो राइप ग्रीन होते हैं पूरे मतलब ये कह लो पके हुए हरे रंग के, और जो अनराइप कच्चे फल होते हैं वो मुरब्बा बनाने के लिए सूटेबल होते हैं, मतलब उनका मुरब्बा बनाया जाता है, प्रिजर्व मतलब मुरब्बा, ठीक है, मुरब्बा बनाते हैं। 9 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी आर सुटेबल फॉर स्टोरेज। 9% 9 डिग्री जो तापमान है, ठीक है, और साथ में 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी इसके जो भंडारण के लिए ठीक रहती है, मतलब इसको जो भंडारित करते हैं लंबे टाइम तक अगर इसको भंडारित करके रखना है तो जो टेम्परेचर है वो 9 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है, और 90% उस जहाँ भी भंडारण का कक्ष होता है, जहाँ कोई कमरा रूम होता है, वहाँ पे 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी अपेक्षित आर्द्रता रखी जाती है। कल्टिवेटेड इन वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द गंगेटिक प्लेन्स, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा एक्सेट्रा। इसे ज़्यादातर जो ईस्टर्न पार्ट्स हैं, पूर्वी गंगा के मैदानी क्षेत्र हैं, उनके अंदर इसको कल्टीवेट किया जाता है। वैसे तो एक्चुअल में इसकी बहुत ज़्यादा क्षेत्रफल नहीं है, आपको ज़्यादातर इसका डाटा देखने को नहीं मिलेगा। तो वैसे जो ईस्टर्न पार्ट है, पूर्वी क्षेत्र मैदानी गंगा के मैदानी क्षेत्र है, वहाँ पे इसको कल्टीवेट किया जाता है, जैसे यूपी है, उत्तर प्रदेश, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, वहाँ पे इसकी कुछ जगहों पे प्लांटिंग की जाती है। पर ये राजस्थान के अंदर भी कई जगहों पे आपने मान लो कि जो CIAH है, ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर बीकानेर, वहाँ पे भी इस पर काफ़ी अच्छा रिसर्च चल रहा है। वहाँ पे भी कई इसमें किस्में डेवलप की गई हैं, और इस क्षेत्र में इसकी प्लांटिंग को बढ़ावा भी दिया जा रहा है। और जो किन्नू के ऑर्चार्ड हैं श्रीगंगानगर के अंदर, वहाँ पे भी इसको जो क्या कहते हैं कि अपने जो कॉर्नर के चारों तरफ प्लांटिंग की जाती है, वहाँ पे भी इसको लगाया जाता है। फिर है वैरायटीज़, जो इसकी किस्में हैं, कागज़ी गोंदा, कागज़ी टावा, कागज़ी बनारसी, मिर्ज़ापुरी, नरेंद्र बील 5, नरेंद्र बील 9। इसके अलावा इसको कई बार NB5 भी लिखा हुआ आ जाता है, NB9 भी लिखा हुआ आ जाता है। इसके अलावा इसकी और भी किस्में हैं नरेंद्र बील के नाम से, NB16 है, NB17 है, NB7 है, ठीक है, इस नाम से और भी किस्में, चकैया, इसके अलावा डोरजे लार्ज, इसके अलावा भागेल, इसके अलावा CISHB1, ये अपने बीकानेर से निकली हुई है, CISHB2, ठीक है। इसके अलावा पंत अपर्णा, पंत सुजाता, पंत शिवानी, पंत उर्वशी, गोमा यशी, इसके अलावा थार नीलकंठ। याद रखना कई बार पूछी गई ये किस्म, थार नीलकंठ किसकी किस्म है। थार नीलकंठ और भी कई किस्में थार के नाम से निकली हुई हैं, पर थार नीलकंठ जो किस्म है वो बेल की है। फिर है क्लाइमेट एंड सोयल, सब ट्रॉपिकल ट्री बट कैन आल्सो ग्रोन इन द ट्रॉपिक्स। सब ट्रॉपिकल ट्री है, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट को प्रेफर करता है, मतलब उपोष्ण क्लाइमेट में ये उगता है, जहाँ पे ज़्यादा तापमान में वेरिएशन रहता है, वहाँ पे इसको कल्टीवेट किया जाता है। पर इसे ट्रॉपिक्स के अंदर, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है वहाँ पे भी इसको उगाया जाता है। इट कैन बी ग्रोन टू ए हाइट ऑफ 1200 मीटर। इससे ये कह लो कि 1200 मीटर की ऊंचाई तक कल्टीवेट किया जाता है, जहाँ 1200 मीटर, जहाँ ये कह लो कि एलिवेशन जो होता है, जहाँ कह लो कि समुद्र तल से जो 1200 मीटर की ऊंचाई रहती है, वहाँ पर इसको कल्टीवेट किया जाता है, उगाया जाता है। It withstand temperature as low as -8 डिग्री सेल्सियस एंड हाई 48 डिग्री सेल्सियस। ये जो -8 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है वहाँ पे भी ये खड़ा रहता है पौधा, मतलब उसमें भी सर्वाइव करता है। और अगर 48 डिग्री सेल्सियस तापमान हाई होता है वहाँ पे भी ये उग जाता है, वहाँ पे भी सर्वाइव करता है, मतलब मरता नहीं है। एक ऐसे कह लो कि जो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, जहाँ पे पाला भी बहुत ज़्यादा पड़ता है, मतलब ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है, उन क्षेत्रों के लिए ये सबसे सुटेबल क्रॉप है, ठीक है। ये इज़ ड्रॉट रेजिस्टेंट, और इट इज़ ड्रॉट रेजिस्टेंट है, यानी कि ये कह लो कि सूखा सहन कर सकता है, सूखा से रेजिस्टेंट है, प्रतिरोधी होता है, मतलब अगर पानी ज़्यादा लंबे टाइम तक इसको सिंचाई ना हो तो भी पौधा सहन कर लेता है।
इसके अलावा जो सोयल है वेल ड्रेन ह्यूमस रिच लोमी सोयल विद ए पीएच ऑफ 5.5 टू 7.5, अच्छे जल निकास वाली ह्यूमस से भरपूर लोमी जो सोयल है, दोमट मिट्टी है जिसका पीएच 5.5 से 7.5 के बीच में हो, थोड़ा सा एसिडिक हो, कहने का मतलब से लेके थोड़ा सा न्यूट्रल के आसपास, न्यूट्रल से थोड़ा सा ऊपर है वैसे, ठीक है, नेचुरल इससे ऊपर है, तो इसकी कल्टीवेशन के लिए उत्तम रहती है। बेल इज़ ए वेरी हार्डी ट्री एंड ग्रो इन ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल। जो बेल है ये बहुत ही हार्डी पेड़ होता है, मैंने पहले भी बताया था, सोडिसिटी भी सहन कर सकता है और सैलिनिटी भी सहन कर सकता है, ठीक है, और हर प्रकार की मिट्टी में इसको कल्टीवेट किया जा सकता है, जहाँ उगाया जा सकता है। फिर है प्रोपोगेशन। बेल इज़ कमर्शियली प्रोपोगेटेड बाय पेच बडिंग एंड सीड्स। जो बेल है इसको कमर्शियली कह लो या व्यावसायिक रूप से पेच बडिंग से और बीज से प्रवर्धित किया जाता है, पर कमर्शियली जो किया जाता है जहाँ पे अपने प्लांटिंग करनी होती है, प्रोडक्शन लेना होता है, वहाँ पे इसको पेच बडिंग से तैयार किया जाता है पौधों को, ठीक है। पेज बडिंग क्या होती है, इसमें एक आयत के आकार की कली को निकाला जाता है और सेम वैसी ही कली को कली के आकार का कट रूट स्टॉक के ऊपर लगाया जाता है और उनको फिट कर दिया जाता है, ठीक है। जिन पौधों की छाल थोड़ी मोटी होती है उनके अंदर ज़्यादातर पेच बडिंग की जाती है। फिर है बेस्ट टाइम फॉर पेच बडिंग इज़ जून टू जुलाई। जो उपयुक्त समय होता है पेच बडिंग का, ठीक है, कलिकायन जिसको कहते हैं पेच बडिंग का, वो जून से जुलाई का होता है। जून से जुलाई के अंदर इसमें पेच बडिंग से पौधे तैयार किए जाते हैं। फिर है प्लांटिंग। प्लांटिंग इज डन फ्रॉम जून टू जुलाई एंड द बिगनिंग ऑफ द रेनी सीजन। प्लांटिंग है जो रोपण है वो जून से लेकर जुलाई तक किया जाता है, और जहाँ कह लो कि जो बिगनिंग होती है रेनी सीजन की, बरसात का मौसम जो शुरुआत होती है उस समय तक इसकी प्लांटिंग की जाती है। प्लांटिंग डिस्टेंस 8 × 8 मीटर और 10 × 10 मीटर इसकी प्लांटिंग जो डिस्टेंस रखा जाता है, पौधे से पौधे की दूरी और रो से रो की दूरी या लाइन से लाइन की दूरी, वो 8 × 8 मीटर रखी जाती है, जहाँ कभी कभी 10 × 10 मीटर रखी जाती है। पिट ऑफ साइज 60 to 75 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर आर डग। जो खड्डे होते हैं वो 60 से 75 क्यूबिक जहाँ घन सेंटीमीटर आकार के खोदे जाते हैं, जिसमें मान लो कि 75 गहरे होंगे, 75 चौड़े और 75 लंबाई में खड्डे खोदे जाते हैं। मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। प्रैक्टिकली देर इज़ नो मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र गिवन टू बेल। जो बेल है इसको प्रैक्टिकली कह दें या प्रायोगिक रूप से ना कोई खाद दी जाती है ना कोई फर्टिलाइज़र दिया जाता है, ठीक है, वैसे नहीं दिया जाता, पर एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर डेफिनेटली हेल्प इन फ्लोवरिंग एंड फ्रूटिंग। अगर अपने एप्लीकेशन देते करते हैं मैन्योर और फर्टिलाइज़र देते हैं तो ये डेफिनेटली कह लो, जहाँ ये कह लो कि पक्के तरीके से ये फलन जो फ्लोवरिंग होती है, जो पुष्पन होता है और फलन होता है उसको बढ़ाती है। वैसे तो नहीं दिया जाता, प्रैक्टिकली कह दो कि नहीं देते किसान, पर हाँ अगर इसको दिया जाए तो इसकी फ्लोवरिंग और फ्रूटिंग में बढ़ोतरी होगी, वो बढ़ेगी, ठीक है। अप्लाई 30 kg FYM पर ईयर एट द ऑनसेट ऑफ मानसून। और इसके लिए 30 किलो गोबर की खाद प्रति वर्ष जब मानसून सेट होता है, जब मानसून शुरुआत होती है उस समय देनी चाहिए। इसके अलावा आल्सो 500 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन गिवन इन 2 स्प्लिट्स ऑफ 250 ग्राम्स ईच इन फरवरी एंड अगेन इन जून। इसके अलावा 500 ग्राम नाइट्रोजन को 2 स्प्लिट के अंदर 2 भागों में बांट लेते हैं, 250 ग्राम 250 ग्राम के 2 टुकड़ों में, एक को फरवरी के अंदर देते हैं और दूसरी बार फिर उसी जो बच गई रिमेनिंग 250 ग्राम उसे जून के अंदर देना चाहिए, जहाँ कह लो कि दिया जाता है। फिर इरिगेशन एंड इंटरकल्चर। इरिगेशन इज़ डन फ्रॉम टाइम टू टाइम इन द फर्स्ट ईयर ऑफ प्लांटिंग। जो सिंचाई है उसे समय समय पर जो पहला वर्ष होता है प्लांटिंग का, रोपण का, उस समय देनी चाहिए। इरिगेशन वंस और ट्वाइस आफ्टर फ्रूट सेट हेल्प इन बेटर फ्रूट रिटेंशन साइज एंड क्वालिटी। इरिगेशन एक बार या फिर 2 बार, जैसे ही फल सेट हो जाता है, फलन लग जाते हैं फल, ठीक है, मतलब पोलिनेशन वाली प्रोसेस पूरी हो जाती है और उसमें फल बनने स्टार्ट हो जाते हैं, उस समय अगर
एक बार जब 2 बार सिंचाई करते हैं तो इससे फलों की जो रिटेंशन होती है, ठीक है, वो अच्छी हो जाती है, साइज़ फलों का अच्छा बन जाता है और क्वालिटी में भी सुधार होता है, फलों की गुणवत्ता अच्छी हो जाएगी। ए शैलो होइंग एट द एंड ऑफ मानसून विल कीप वीड अंडर कंट्रोल। एक उथली गुड़ाई कह लो, निराई, ठीक है, मानसून के अंत में जब मानसून ख़त्म हो जाता है, इससे जो आपकी खरपतवार है वो कंट्रोल में रहती है, ठीक है, नियंत्रण हो जाता है अगर एक बार अपने हल्की गुड़ाई कर देते हैं मानसून के बाद। फिर है ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। न्यू प्लांट्स रिक्वायर स्टेकिंग इनिशियली फॉर अपराइटनेस। जो नई प्लांटिंग होती है, जैसे अपने फील्ड में प्लांट नया लगाया, उसको स्टेकिंग की जाती है, उसको सहारा दिया जाता है, उसको बैम्बू की स्टिक साथ में लगाई जाती है, जिससे कि जो आपका पौधा है वो सीधा खड़ा रहे, स्ट्रेट खड़ा रहे, ठीक है। लेटरल ब्रांचेज आर अलाउड टू ग्रो अबव ए हाइट ऑफ 1 मीटर अबव द ग्राउंड। जो लेटरल ब्रांचेज होती हैं, यानी कि जो शाखाएं होती हैं, पार्श्व शाखाएं, उनको ज़मीन से 1 मीटर की ऊंचाई के ऊपर बढ़ने दिया जाता है। इससे नीचे कोई शाखा निकलती है उसको हटा देती हैं, ठीक है। जिगजैग और क्रिस क्रॉस ब्रांचेज शुड बी रिमूव। इसके अलावा जो एक दूसरे को काटती हैं या क्रिस क्रॉस शाखाएं होती हैं, उनको हटा देना चाहिए। Flowering and fruiting. Seeded plant bear fruits at the age of 7 to 8 years, while budded plants start bearing fruits in 4 to 5 years. जो सीड से पौधे, बीजू पौधे होते हैं, या कह लो जो बीज से पौधे तैयार किए हुए होते हैं, वो 7 से 8 साल की जब एज हो जाती है तब फलन देते हैं। जबकि जो बडिंग से, जैसे पेच बडिंग या टी बडिंग से पौधे तैयार किए हुए होते हैं, जो कायिक विधियों से तैयार पौधे होते हैं, वो 4 से 5 साल के अंदर फलन में आ जाते हैं, फल देना स्टार्ट कर देते हैं। इट स्टार्ट्स फ्लोवरिंग इन मई एंड गिव्स फ्रूट इन लेट मई टू जून। जो ये फ्लोवरिंग स्टार्ट करता है, मतलब इसमें जो फ्लोवरिंग शुरुआत होती है वो मई के अंदर होती है और फल ये मई से जून के अंत में देता है। मतलब ये मान लो कि लगभग 10 महीने लेता है। इट टेक्स अबाउट 10 मंथ्स फॉर द फ्रूट्स टू मैच्योर। लगभग 10 महीने ये फल लगने से लेके मैच्योर होने तक को इसको लगते हैं। मतलब मई के अंदर अगर इसमें फ्लोवरिंग हुई तो मई से लेके, अगले मई से लेके जून तक फल पकते हैं, ठीक है। फिर है हार्वेस्टिंग। बेल फ्रूट आर क्लाइमेट्रिक एंड देयरफॉर शुड बी हार्वेस्टेड एट फुल मैच्योरिटी। जो बेल है वो क्लाइमेट्रिक फल होता है, जिसको पकने पे तोड़ा जाता है, जब पूरी तरह से पक जाता है तभी तोड़ा जाता है, फुल मैच्योरिटी पे तोड़ा। डिले इन हार्वेस्टिंग लीड्स टू क्रैकिंग ऑफ फुली राइप फ्रूट्स ऑन द ट्री। अगर अपने डिले करते हैं हार्वेस्टिंग के, ठीक है, ज़्यादातर जो फल होता है उसको जब ग्रीन कलर का और फुल राइप होता है तब तोड़ लिया जाता है। अगर इसको डिले किया जाता है, मतलब वो कलर चेंज करने स्टार्ट हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, फल फटने स्टार्ट हो जाएंगे पेड़ के ऊपर ही लगे लगाए, ठीक है। फ्रूट्स राइप इन अप्रैल एंड मई इन नॉर्थ इंडिया। जो फल हैं वो अप्रैल से लेकर मई तक नॉर्थ इंडिया, उत्तरी भारत के अंदर तोड़े जाते हैं, जहाँ कह लो कि राइप होते हैं, पकते हैं, पेड़ के ऊपर जो फल हैं वो उत्तरी भारत में अप्रैल से मई के अंदर पक जाते हैं। फिर है ईल्ड। 100 to 150 स्मॉल फ्रूट्स और 50 to 75 फ्रूट्स लार्ज पर ट्री पर ईयर। इसके जो फल हैं कुछ किस्मों में छोटे लगते हैं, जो देसी किस्में हैं उनमें छोटे फल आते हैं, वो लगभग एक पेड़ के ऊपर 100 से 150 तक भी आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, वो छोटे साइज़ के अंदर होते हैं। कुछ जो पेड़ हैं जो हाइब्रिड किस्में हैं उनके अंदर फल बड़े आकार के होते हैं, वो 50 से 75 फल लगते हैं प्रति वर्ष एक पेड़ के ऊपर। पेस्ट एंड डिजीजेज। वैसे तो जो बेल है इसके अंदर कोई ख़ास इंसेक्ट पेस्ट डिजीज़ का अटैक देखने को नहीं मिलता, फिर भी इसमें कैंकर जो एक इसकी इम्पोर्टेंट डिजीज़ है वो देखने को मिलती है। जैंथोमोनास विल्वई के कारण ये होती है, कॉजल ऑर्गेनिज्म है। ऑन द अफेक्टेड पार्ट्स ऑफ लीव्स, ट्विग्स, थॉर्न्स, फ्रूट्स अपीयर एज ए क्लियर सर्कल ऑन द अफेक्टेड एरिया। जो भी पौधे के प्रभावित पत्तियां हैं, जब ट्विग्स हैं, जब कांटे, थोर्न्स हैं, जब फल हैं, उनके ऊपर ये एक साफ सर्कल के रूप में देखने को मिल जाएंगे। जैसे कैंक्रस ग्रोथ होती है ना, कोर की ग्रोथ होती है, जैसे सिट्रस के अंदर आपको देखने को मिलती है, नींबू के अंदर ऊपर हल्की सी जैसे जंग सी हो ऊपर फल के ऊपर, सेम वैसी ही इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। कंट्रोल है द अफेक्टेड पार्ट शुड बी रिमूव्ड एंड डिस्ट्रॉयड। जो भी अफेक्टेड पार्ट होता है, जहाँ पे भी आपको लगता है कि कोई ट्विग्स के अंदर कैंकर लग रहा है, पत्तियों के अगर लग रहा है, उसको रिमूव कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए और उसको नष्ट कर देना चाहिए। इसके अलावा स्प्रे 1% वोडोक्स मिक्सचर और स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट 200 ppm।
इसके अलावा बोडोक्स मिक्सचर का 1% का या फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट 200 ppm का छिड़काव करना चाहिए। थैंक यू।